Hello students, I am Ravi Kumar from KVCRPF मुकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया यानी भारत में वैश्वीकरण के इम्पैक्ट क्या क्या पड़े, प्रभाव क्या पड़े, उसके बारे में हम लोग पहले जाने कि अच्छा प्रभाव क्या क्या पड़ा। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण बुरा प्रभाव क्या पड़ा है इंडिया में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें एक टॉपिक दिया गया है अ स्मॉल प्रोड्यूसर कम्पीट एंड पेरिस, यानी जो छोटे उत्पादक है जो प्रतिस्पर्धा करे या फिर नष्ट हो जाए। उसी में दिखाया गया है राइजिंग कंपटीशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वैश्वीकरण की वजह से सबसे अधिक परेशानी किसको हुआ है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर लोग के, जो छोटे उत्पादक हैं उनको हुआ है। और स्मॉल प्रोड्यूसर हैं जो क्या है, जो छोटे छोटे अमाउंट में कोई चीज़ का प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं चीज़ों को, और उनका प्राइस रेट भी क्या होता है, जो हाई होता है कुछ। और बहुत सारे जो हैं स्मॉल प्रोड्यूसर और जो वर्कर को ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही, वैश्वीकरण के कारण ही बहुत बड़े चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिया गया है राइजिंग कंपटीशन, जो बढ़ती प्रतियोगिता है उसके बारे में बताया गया है कि रवि एक व्यक्ति है जो 1992 में एक तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल टाउन होसूर में एक कैपेसिटर जो संधारित होता है उसका एक प्रोड्यूसिंग कंपनी खोला था, कि शुरुआत किया था स्टार्टिंग, जो कि कैपेसिटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ट्यूबलाइट में, टेलीविज़न में, या फिर और भी घरेलू जितना भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उपकरण हैं, उनमें होता है। और रवि जो अपना कंपनी खोला था कैपेसिटर का, वो लगभग 3 वर्ष के अंदर ही वह अपने जितना भी प्रोडक्शन का एक्सटेंड कर दिया था, मैंने विस्तार कर दिया अपना उत्पादन का करने लगा था। और उस कंपनी में लगभग 20 वर्कर लोग थे जो काम करने लगे थे। वो अंडर में अपने 20 वर्कर को काम करवाता था अपने कंपनी में। फिर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, विश्व व्यापार संगठन से एक एग्रीमेंट के अनुसार वो क्या किया कि कैपेसिटर पर लगा जो इंपोर्ट बैरियर था, जो आयात करने के लिए उस पर रोक लगाया गया था कैपेसिटर पर, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो इससे क्या हुआ कि रवि के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जो रीज़न था क्या, कि उसका जो मेन जो क्लाइंट थे, जो ग्राहक थे, वे टेलीविज़न कंपनीज ही थी, जो टेलीविज़न सेट्स का मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ कैपेसिटर को थोक में वो सब खरीदते थे। लेकिन जब बैरियर हटा दिया गया कि विदेशों से भी अब आ सकते हैं, कोई भी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां आकर यहाँ अपने कैपेसिटर को बेच सकती है, तब क्या हुआ, तो एमएनसी कंपनी के आ जाने से क्या हुआ कि उसको असेंबलिंग का काम करना पड़ा। जो पहले जो टेलीविज़न कंपनी जो था, इसका मेन क्लाइंट, वो अब क्या करने लगा, वो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए असेंबलिंग का काम करने लगा। ठीक है। इस तरह से कंपटीशन के बावजूद, जब इतना कंपटीशन बढ़ गया, इसके बावजूद भी कुछ कंपनी कैपेसिटर को खरीदते भी थे और अपना टीवी को बनाते थे, लेकिन उनको इंपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर लगा, आयात करना जो वहाँ से आया था उसको, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम, जो आयातित जो सामान था, जी उसका प्राइस रेट था, वो जो रवि के द्वारा बनाया गया जो कैपेसिटर था, उससे लगभग आधा दाम होता था। इस तरह क्या हुआ कि रवि के फिर कोई नहीं खरीदने लगा,
जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं तो लोग सब खरीदेंगे, इसलिए आधा दाम पर ही मिल जाता था। तो इस तरह क्या हुआ, रबी का जो प्रोडक्शन था वो 2000 में जितना होता था उसका आधा भी नहीं होने लगा, प्रोडक्शन बहुत ही कम गया। और उसके अंडर में जो पहले 20 वर्कर जो खटते थे, जो अब केवल मात्र 7 वर्कर ही काम कर रहे थे। और रवि जो था उसके फ्रेंड भी थे, वो लोग भी जो इसी तरह का काम करते थे। उन लोग कहाँ, हैदराबाद और चेन्नई में, वो भी अपने यूनिट्स को बंद कर दिए, क्योंकि जो कंपटीशन था मल्टीनेशनल कंपनी से वो काफ़ी हाई है, जिससे वह मल्टीनेशनल से या फिर उसके इंपोर्ट किए गए गुड्स से जो कैपेसिटर हुए प्रोडक्ट के प्राइस से वो कंपटीशन नहीं कर सके, वो बहुत सस्ता में देने लगा, इन लोग के उतना सस्ता नहीं बना सके, इसलिए वो अपने यूनिट्स को बंद कर दिए, इकाई जो खोले थे उसको बंद कर दिए। इसी तरह जो बैटरी हुआ या कैपेसिटर जो संधारित हुआ या प्लास्टिक या टॉयस जो खिलौने या टायर या डेयरी प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल आयल्स की इंडस्ट्री के लिए क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चर पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। सबका जो इंडस्ट्री है, जो छोटे जो विक्रेता हैं निर्माणकर्ता, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मल्टीनेशनल जब कंपनियां आ जाती है तो, जिसके कारण क्या हुआ कि कई यूनिट्स को बंद करना पड़ा था, जिससे वर्कर के लोग की जॉबलेस हो गए थे। जब यूनिट जब बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, तो वर्कर लोगों को काम नहीं मिलने लगा और जिस कारण वो जॉबलेस हो गए। और जो स्मॉल इंडस्ट्री है जो इंडिया में, वो बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उसमें जॉब प्रोवाइड करता है लोगों के लिए, जो लगभग 2 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। जो एग्रीकल्चर से के बाद सेकंड नंबर पर जॉब प्रोवाइड करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सेक्टर है ये स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर ही है। ठीक है, तो इस तरह से जाने की बहुत सा लॉस भी है ग्लोबलाइजेशन के कारण स्मॉल इंडस्ट्री को। फिर एक और एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, यानी प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार के बारे में। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन का जो प्रेशर है, जिससे जो वर्कर के लाइफ पर को वो चेंज कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। और कंपटीशन के ग्रो होने के कारण, जब कंपटीशन जब बढ़ गया, जिसके कारण ज़्यादातर जो कंपनी है जो वर्कर को अब परमानेंट जॉब नहीं देते हैं, बल्कि उनको टेम्पररी बेसिस पर ही रखते हैं, जिससे क्या हुआ कि जो वर्कर जो कंपनी में काम करते हैं अब उतना वो सिक्योर फील नहीं करते हैं। वो कब वो हटा भी सकता है, वो कहे कि परमानेंट जॉब नहीं है तो कभी भी उसको हटा सकता है, इसके कारण वो सिक्योर फील नहीं करते हैं। और जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनियां में जो गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो यूरोप और अमेरिका में अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर देते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, किसको, तो इंडियन एक्सपोर्टर को। और मल्टीनेशनल कंपनी अधिक प्रॉफिट के लिए सबसे जो सस्ता वस्तु होता है उसको खोजते हैं, और इस प्रकार के बड़े ऑर्डर लेने के लिए भी जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर हैं, जो अपनी लागत को कम करने की कोशिश करते हैं कि जितना कम में हमारा इसका एक्सपोर्ट कर दिया जाए गारमेंट का, कपड़ों का। ठीक है, जिसके लिए वो क्या करेंगे, जिसके में तो रॉ मटेरियल को पर जो लागत आता है, जो पैसा खर्च होता है, उसको तो कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जो कंपनी का जो वर्कर होता है, जो काम करने वाला कंपनी में, उसको ही कम कर देते हैं। और क्या करते हैं कि उसको परमानेंट बेसिस पर नहीं रखते हैं, और उसको अब टेम्पररी बेसिस पर रखते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि वर्कर को अब छुट्टी के दिन भी अब पूरा साल पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और उससे भी कंपनी को पैसा की बचत होगी। और क्या है, अगर कंपनी में, गारमेंट कंपनी में अगर अधिक डिमांड है बनाने का और कपड़ा, तो वर्कर लोग से एक्स्ट्रा वर्क भी करा लेते हैं। ठीक है,
इस तरह से गारमेंट एक्सपोर्ट के बीच कंपटीशन के कारण जो एमएनसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, को अधिक प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वर्कर को वो प्रॉफिट में शेयर नहीं करते हैं, प्रॉफिट तो बहुत कमाते हैं लेकिन वर्कर को वो शेयर प्रॉफिट नहीं करते हैं। और आज जो ज़्यादातर जो वर्कर हैं जो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो असंगठित जो क्षेत्र होता है उसी में काम कर रहे हैं ज़्यादातर वर्कर लोग। और यहाँ तक कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो संगठित क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, उसको भी अब धीरे धीरे क्या कर दिया जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही उसमें भी काम कराया जा रहा है, काम करवा रहे हैं वर्कर लोग से, और उसमें भी टेम्पोररी बेसिस पर वर्कर को रखा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम जाने कि ग्लोबलाइजेशन के कारण बुरा इफेक्ट भी पड़ता है और अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, और हम एक और पॉइंट है इसमें, द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या स्ट्रगल किया गया है या संघर्ष किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए बेनिफिट नहीं रहा है। अभी बताएं कि किसी को लिए बहुत फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के व्यवस्था के कारण, और किसी को बहुत ही नुकसान हुआ, जैसे स्मॉल कंट्री हुआ, गारमेंट कंपनीज को नुकसान हुआ। ठीक है, तो वही बात बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन से सभी लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ है। और ग्लोबलाइजेशन के कारण जो मिला, जो न्यू अपॉर्चुनिटी जो मिला, नया अवसर मिला लोगों को, उसका बेस्ट यूज कौन किया? जो एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो स्किल डेवलप्ड लोग हैं, या फिर वो वेल्थ पीपल, जो संपन्न लोग हैं, उन्होंने लोग ने ही इसका बेस्ट यूज किया। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो न्यू अपॉर्चुनिटी आया उसमें बेस्ट यूज किया, और बहुत सारे लोगों ने इस बेनिफिट्स में हिस्सा नहीं मिला, उसका बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। लेकिन आज क्या दौर है, जो ग्लोबलाइजेशन के एक रियलिटी है, उसको मानना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन ज़रूरत है, और इसे अधिक फेयर कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में ज़रूर कुछ निर्णय लेना चाहिए गवर्नमेंट का, किस तरह से इसको अच्छा, अधिक न्याय संगत बनाया जाए ताकि सभी लोगों के लिए फ़ायदा हो, किसी का नुकसान नहीं हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सभी लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ग्लोबलाइजेशन से जो हुए प्रॉफिट हो, जो सभी को शेयर बेटर हो जाएगा। तो इस तरह से करने के लिए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस तरह से कोई पॉलिसी ला सकती है, जिसमें क्या होगा कि देश के जितना भी सभी वर्ग के जो लोग हैं उसके सभी हितों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, सभी को देखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम गवर्नमेंट लेबर अगर लाता है अगर, तो श्रमिक के लिए जो कानून, उसके द्वारा भी वर्कर को अपना राइट मिलेगा, और स्मॉल प्रोड्यूसर को जब तक सपोर्ट करे गवर्नमेंट, तब तक कि वह कंपटीशन के लिए वो सक्षम ना हो जाए। जिसके लिए क्या करेगा, इसके लिए गवर्नमेंट जो है, जो ट्रेड बैरियर है उसका यूज करेगा। जो व्यापार पर जो अवरोधक लगाया जाता था, अगर किसी भी देश का अगर कंपनी अगर डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे अभी ग्रोइंग अप में है, तो उस समय ट्रेड बैरियर लगाया जाता था। उसी तरह अगर स्मॉल प्रोड्यूसर का अगर आगे उठाना है तो गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर का भी यूज कर सकती है। और फेयर रूल्स, जो न्याय संगत नियम है के लिए वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन है, उससे भी जाकर समझौता कर सकती है। और विश्व व्यापार संगठन में जो डेवलप्ड कंट्री हैं के ज़्यादा वर्चस्व है वहाँ पर, जिसके विरुद्ध में सिमिलर इंटरेस्ट वाले, जो समान हित वाले जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील जो देश है, उसको मिलकर लड़ना होगा, वहाँ उसको अपना विचार प्रकट करना होगा, तभी हो सकता है सभी के लिए समान रूप से न्याय संगत
हो सके। ठीक है, और इस तरह से लोगों के द्वारा जो चलाए गए जो कैंपेन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोई पीपल्स का ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो संगठन होता है, उसमें से भी WTO के जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो व्यापार और जो लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, के डिसीजन को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, इफ़ेक्ट किया है। कैंपेन चलाकर जो संगठन बनाए हैं, अभियान लगाए हैं, इसके कारण भी डिसीजन को इफ़ेक्ट किया गया है, WTO के प्रभावित किया है। इस तरह से जनता की जो लोकल पीपुल्स हैं का स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन यानी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में मेन रोल हो सकती है। ओके।